वेलकम ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का आपका स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी रेशियो। ये बेसिकली एक न्यूमेरिकली डाटा है, इसका प्रैक्टिकली से कोई रिलेशन नहीं। जब सॉल्व करते हैं हम न्यूमेरिकली तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कई नाम से जानते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी रेशियो। इसका मतलब इट इज अ रेशियो ऑफ, इसके जो थ्योरी लिखेंगे, इट इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। स्मॉल एस लिखेंगे डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। फ्लूइड हमारे पास स्टैंडर्ड दो टाइप के पहले बोल चुके हैं, एक फ्लूइड, दूसरा गैस। फ्लूइड में हमने ओनली फॉर वाटर की बात करेंगे, गैस में ओनली फॉर एयर की बात करेंगे। फ्लूइड में पूरी दो ही चीजें पढ़नी है। इसकी डेंसिटी जो होती है वाटर की वो 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसकी जो डेंसिटी होती है 1.25 kg पर मीटर क्यूब। तो इस चीज को याद रखना है। अगर आपको कोई न्यूमेरिकली डाटा दिया, मान लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लीजिए एस दिया हुआ है 0.85, वो बोलेगा रिलेटिव डेंसिटी, क्वेश्चन में बोला अगर रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी रेशियो वो बोलेगा वहां पर। और अगर उसने इन्वेंशन किया हुआ है, वहां पर बताया हुआ है कि मेंशन किया करके रखा हुआ है कि वहां पर फ्लूइड इस्तेमाल किया या गैस इस्तेमाल किया। अगर फ्लूइड है तो हम वाटर का ही इस्तेमाल करेंगे, अगर किसी गैस का नाम लिया है तो हम एयर का इस्तेमाल करेंगे। अगर डाटा पर्टिकुलर वैल्यू को दिया था तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया था उसका इस्तेमाल करेंगे। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अभी हम वाटर की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक रेट कितना है 0.85 है, तो डेंसिटी कितनी हो गई 0.85 मल्टीप्लाई 1000, यहां से हटा दिया कितना 20, कितना डेंसिटी हो गई 850। तो ये इस तरीके से हम वहां पर केजी पर मीटर क्यूब निकाल लेंगे। तो डेंसिटी मतलब ये न्यूमेरिकली डाटा में इस्तेमाल होगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मरकरी, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। डेंसिटी ऑफ मरकरी होती है 13.6, बेसिकली किस में होता है, ये लीटर में होता है। जब इसको केजी में बदलते हैं, केजी पर मीटर क्यूब में, मान लीटर को वॉल्यूम में लेके जाएंगे 13600 केजी पर मीटर क्यूब। अब ये ध्यान से देखिएगा, मेरा वाटर कितना है 1000 केजी पर मीटर क्यूब है, डेंसिटी मेरी कितनी है मरकरी की 13600, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये होगा डेंसिटी ऑफ मरकरी हैवियर देन ऑफ वाटर। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर 1 लीटर में पानी या वाटर आपका भरा हुआ है या कोई दूध भरा हुआ है, उस 1 लीटर को हम निकाल दें, उसकी अगर हम मरकरी फिल कर दें तो कितने लीटर मरकरी फिल हो जाएगी 13.6 लीटर मरकरी फिल हो जाएगी। तो इतना ध्यान रखिए, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, जो डेंसिटी को 13.6 ले लेते हैं। अगर आपने न्यूमेरिकल डाटा ले रखा है तो वो गलत हो जाएगा आपका। चलिए कुछ इसके मेजरमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। जैसे हमने देखा होगा कुछ मेजरमेंट है, सॉइल के हैं और आपका लिक्विड के हैं। तो हम जो सॉइल है वो मेजर करते हैं पाइकोनोमीटर से, और लिक्विड जो मेजर करते हैं वो हाइड्रोमीटर से। अब कंडीशन आती है कि आप बॉडी सिंक करेगी या फ्लोटिंग करेगी, तो ये जो बेसिक स्टार्ट होता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमने वाटर मान लिया, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारे पास वाटर ही रहेगा। जब इन दोनों को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मेरे पास 1 है तो इसका मतलब बॉडी आधी पानी में डूबी हुई, आधी ऊपर तैर रही है। दूसरा, अगर s लेस देन 1 है तो फ्लोटिंग कंडीशन है, ऊपर तैरेगी बॉडी। और अगर s 1 से ज्यादा है तो बॉडी क्या करेगी, सिंक कर जाएगी, मतलब डूब जाएगी। तो ये बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है। बाकी हम डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर, वो बेसिक जो है वो यहाँ से स्टार्ट है, बाकी आगे हम सारी चीजें पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी। बहुत ज्यादा पूछा जाता है एसएससी जेई में, और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या कोफिशिएंट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को हमेशा बीटा से नोट करते हैं। इसका मतलब है कि मेजर हाउ मच द वॉल्यूम, ध्यान रखें वॉल्यूम ऑफ मैटर में, ऐसा साइन होता है डिक्रीज अंडर द प्रेशर। मतलब जब मैं किसी बॉडी पर प्रेशर अप्लाई करता हूं तो उसका वॉल्यूम मैं कितना कम कर देता हूं, इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। उदाहरण के तौर पर हमने लिया है, हमारे पास सिलेंडर है, मेरे पास पिस्टन है। यहां पर पहले मेरा वॉल्यूम V1 रहा होगा। जब मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो इसका मतलब मेरी पिस्टन यहां आ जाएगी,
यहां आने का मतलब मेरा वॉल्यूम क्या चेंज हो गया, V2 हो गया। कितना टोटल वॉल्यूम चेंज हुआ, V1 माइनस V2। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि प्रेशर मेरा बढ़ता जा रहा है इधर की ओर। तो बीटा जो होता है वो होता है रेशियो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सोम पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइड बाई अप्लाइड प्रेशर। वॉल्यूम स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, ठीक है, माइनस। या फिर ऐसे लिख लीजिए, अगर जो लोग कमजोर है वो ऐसे लिखेंगे, अगर मेरा कितना वॉल्यूम चेंज हो, चेंज इन वॉल्यूम V1 माइनस चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक, डिवाइड बाई अप्लाइड प्रेशर P, ठीक। क्या हो जाएगा, डेल्टा। अगर मैं यहां पर इसको लिखना चाहूं, माइनस बाहर लूंगा तो तभी तो लिखा जाएगा माइनस V2 माइनस V1 डिवाइड बाई V1 डिवाइड बाई P। तो इसका मतलब ऐसे ये हो जाएगा माइनस डेल्टा V बाई V और बटे P। अगर मैं ये, इसका फॉर्मूला बन गया बीटा का। अगर फॉर्मूला का डायरेक्ट इसको याद रखेंगे। अब इसका मतलब है नेगेटिव साइन जो यहाँ पर शो हो रहा है, नेगेटिव साइन का मतलब है नेगेटिव साइन शो डिक्रीज वॉल्यूम, डिक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर। मेरा वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मेरा प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालना चाहूं, उसका फॉर्मूला बनाना चाहूं, तो ये क्या लिखूंगा, यहां लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब बटे मीटर क्यूब डिवाइडेड पी क्या होता है एफ अपॉन एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे तो ये कट जाए, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन, यानी क्या होगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम एल टी माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर से माइनस हो जाएगा, तो m माइनस के 1, इधर क्या हो जाएगा l और टी स्क्वायर। तो उसका ये फॉर्मूला ये ध्यान रखिएगा, डायमेंशन पूछ ली जाती है बहुत। अब दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमने बोला कि एक, यहां से देख लीजिए कि जिसको ना समझ आ रहा हो, कि बीटा इज इनवर्सनली 1 अपॉन पी। तो हमने बुकों में देखा है कि अगर यहां बोला गया है कि अगर मैं प्रेशर घटा रहा हूं तो मेरी कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जा रही है, जब मैं बढ़ा रहा हूं तो मेरी कंप्रेसिबिलिटी घट जा रही है। तो इसका मतलब क्या है आखिर में, ये मतलब हमने बोल तो दिया कि घटा रहे हैं तो बढ़ जा रही, बढ़ा रहे तो घट जा रही, इसका मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैंने पीवी ग्राफ शो कर रखा है, अगर मेरा पीवी ग्राफ है और यहाँ पर स्लोप डिफाइन किया, अगर मैं यहाँ स्लोप डिफाइन करना चाहूं तो ये हो जाएगा डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी। तो स्लोप हो जाएगा डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी। अब लिखा हुआ हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसका मतलब मैं एग्जाम्पल तौर पर समझा रहा हूं। अगर हाई कंप्रेसिबिलिटी लो प्रेशर, यानी कि मैंने देखा कि मेरे एक बीकर है, बीकर में क्या है मॉलिक्यूल्स इस तरीके से रखे हुए हैं। अब जब मैं अब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये क्या होंगे पास पास आएंगे, यानी कि इनके बीच क्या है गैपिंग बहुत ज्यादा है, यानी कि हाई कंप्रेसिबिलिटी, मैं इनको ज्यादा दबा सकता हूं कम प्रेशर पर। वैसे ही मैं यहां पर देख सकता हूं कि जैसे ही ये क्या हो गए पास पास आ गए, पास पास आ गए, तो इनके बीच की गैपिंग क्या हो गई बहुत कम हो गई, तो अब नहीं दबा सकते, लो कंप्रेसिबिलिटी। अब प्रेशर क्या हो गया हाई हो गया, लो कंप्रेसिबिलिटी हाई प्रेशर। तीसरी बात आती है कि अगर बीटा मेरा 0 है तो इसका मतलब मेरी डेंसिटी कैसी होगी कांस्टेंट होगी। ये कांस्टेंट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे हमेशा लिक्विड के लिए इस्तेमाल करेंगे, जनरली यूज लिक्विड। और लिक्विड में किसकी बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे, ओनली फॉर वाटर, ठीक है। वाटर को फ्लूइड में हम एज ए सॉलिड ट्रीट करते हैं। एरर होती है 0.002% की एरर होती है, तो हम लेकिन उसको निग्लेक्ट कर देते हैं और एज ए सॉलिड ट्रीट करते हैं। तो डेंसिटी का मतलब है कि जो वैल्यू थी 1000 हमने मानी थी तो वो 1000 ही रहेगी, उससे कम बढ़ेगी ना घटेगी। अगर मेरा बीटा नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब डेंसिटी मेरी कैसे हो गई कांस्टेंट नहीं है, यानी कि वो क्या होगी वेरी करेगी, किसके साथ, पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं प्रेशर और टेम्परेचर, वो वेरी करेगी। इसका मतलब हो गया कि किसकी बात कर रहे हैं हम, जनरली गैस की बात कर रहे हैं, यानी लिक्विड। अब हमने बोला कि वो एज अ सॉलिड ट्रीट करते हैं, तो वाटर कैसा हो गया इनकंप्रेसिबल हो गया, इनकंप्रेसिबल हो गया। अब गैस क्या है, डेंसिटी मेरी चेंज हो रही है, जब मैं उसको दबा रहा हूं तो मेरा प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहा है,
तो डेंसिटी चेंज यानी कि कैसा हो गया, गैस कैसी हो गई, कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल हो गई। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है एसएससी में, तो 100% आ जाता है। अगर कुछ नहीं आएगा तो ये पूछ लेगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ध्यान से इसको समझ के रखिएगा। कि किसी को दिक्कत हो तो व्हाट्सअप करके बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, उसका उल्टा है कंप्रेसिबिलिटी का। इसको डिनोट करते हैं हम के से। तो के इज अ इनवर्सली 1/p, बीटा के क्या था, डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। अब के का क्या होगा, डेल्टा पी डिवाइड बाई वी, तो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका क्या होगा, एम एल बी बनाएंगे तो एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई एल स्क्वायर, यानी कि एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, इसका जो इस्तेमाल होता है वो आपका इस्तेमाल हो रहा है, जो यूज होगा वो एलपीजी सिलेंडर्स में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका सीएनजी में होगा। ठीक है, ईटीसी, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है बल्क मॉडुलस का। बल्क मॉडुलस के 3 केसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सिविल वालों के लिए दिक्कत होगी थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि वो उनका थोड़ा सा पार्ट नहीं है और वो जानते भी नहीं है थोड़ा सा। तो पहला हम याद देखते हैं, पहला कंडीशन है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब है मेरा टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, सिविल वाले जो स्टूडेंट हैं मैकेनिकल को समझ जाएंगे कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम इसको क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें, पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी इक्वल्स टू 0। तो P डेल्टा V इसको ले जाएंगे माइनस V डेल्टा P, P इसको इसके नीचे ले जाएंगे माइनस V डेल्टा P डिवाइड बाई V। तो इसको ऐसे बना लें, माइनस इसको ऐसे लिखो, डेल्टा, ये आपका डेल्टा V था, तो डेल्टा P डिवाइड बाई माइनस के डेल्टा V डिवाइड बाई V। तो ये P जो है ये किसकी वैल्यू हो गई, K की वैल्यू हो गई। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि आइसोथर्मल कंडीशन में क्या है, बल्क मॉडुलस और प्रेशर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी कंडीशन थी एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन, तो एडियाबैटिक कंडीशन बोलेंगे पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पहले को छोड़ के दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, गामा वी की पावर गामा माइनस के 1 डेल्टा वी प्लस वी की पावर गामा डेल्टा पी बराबर 0। पी इंटू गामा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो पी की वी की पावर गामा डिवाइड बाई वी, क्योंकि माइनस का नीचे आ जाएगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू वी की पावर गामा डेल्टा पी। इससे ये कट गया, तो पी इंटू गामा, ये क्या होता है, डेल्टा वी बाई वी, इसको अरेंज करके लिख लें, ये माइनस चल रहा है इधर, और माइनस डेल्टा पी, इसको ऐसे लिखते हैं, पी इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी बाई वी। चाहो इसको इसके दिया, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, के की वैल्यू हो गई। पी के किसके मल्टीप्लीकेशन में, गामा, यानी बल्क मॉडुलस प्रेशर मल्टीप्लाई गामा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। उसके बाद है एक डेंसिटी, हमने सबने पढ़ी थी, डेंसिटी क्या होती है, m अपॉन v। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लीजिएगा, m होता है रो इंटू वी, यानी कि रो इंटू वी इज इक्वल टू m। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो रो इंटू डेल्टा वी प्लस वी डी रो इक्वल्स टू m 0, क्योंकि m का तो कोई फंक्शन नहीं है, हमने 0 हो गया। तो रो डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस का वी डी रो, और इसको इधर ले आइए, डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इक्वल टू डी रो डिवाइड बाई रो, इसी चला गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमको पता था के क्या होता है, डेल्टा पी डिवाइड बाई माइनस का डेल्टा वी डिवाइड बाई, इसकी जगह पर इसके अब ये रख दें, क्या हो जाएगा, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा रो डिवाइड बाई, यानी मेरा फॉर्मूला बन गया, रो ई ऊपर चला जाएगा, डेल्टा पी डिवाइड बाई डी रो। ये बेसिकली ईएस में पूछा गया था और एक बार एसएससी में भी पूछा जा चुका है। तो तीनों कंडीशन याद रखिएगा, जिससे आपको ये हेल्प मिलेगा कि मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया इसको अच्छे से। चलिए कुछ पॉइंट लिखते रहते हैं, नोट करके कुछ पॉइंट आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएस के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका जो एसएससी है उसमें कभी कभी पूछा गया, लेकिन ईएस में आपके बहुत पूछे जाते हैं। जब ईएस से पूछेंगे तो डायरेक्टली ईएस का जो क्वेश्चन पुट होगा आपके ए में पुट होगा डायरेक्टली वहां से, या फिर आप लेक्चरर की जो बच्चे लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे भी इनका क्वेश्चन पुट हो सकता है। तो देखिएगा, के फॉर द वाटर,
बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर 20 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, के ऑफ वाटर 1.05 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, के ऑफ स्टील। कंपैरिजन बहुत आया है ये दोनों में, कंपैरिजन 160 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एयर इज अप्रोक्सीमेटली 20,000 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल देन ऑफ वाटर। मतलब मैं एयर को 20,000 गुना कम कर सकता हूं, दबा सकता हूं, किससे? वाटर से। और मरकर कंप्रेसिबिलिटी बीटा जो है वाटर का 45.8 और मरकरी का 3.7 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो ये कंपैरिजन बहुत ज्यादा, अगर ये आपको डायरेक्टली कंपैरिजन याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है? इतना ध्यान रखिएगा सारी चीजों के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, विस्कोसिटी। बेसिकली विस्कोसिटी का मतलब हिंदी में होता है श्यानता गुणांक। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो श्यानता गुणांक से समझिएगा, बाकी इसको इंग्लिश बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि मेरा फ्लूइड कितना गाढ़ा है, कैसे बह रहा है। जब फ्लूइड बह रहा है तो दो लेयर आपस, जब फ्लूइड बहेगा तो दो लेयर आपस में क्या करेंगी? फ्रैक्शन करेंगी। तो उनके बीच कितना घर्षण लग रहा है, इस कॉल्ड विस्कोसिटी। तो ध्यान रखिए ये क्या है? एक तरीके से प्रॉपर्टी है किसकी? फ्लूइड की। ध्यान रखिए क्वेश्चन कई बार आया है। विस्कोसिटी क्या है? प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब कि वो गाढ़ा है, वो ग्लिसरीन है, वो वाटर है, या आपका कुछ और है। तो ये क्या है? प्रॉपर्टी होगी फ्लूइड की। इसको डिनोट करते हैं म्यू से, या कह सकते हैं फ्लूइड फ्रैक्शन, ठीक है? टू सिमिलर या टू फ्लूइड मूव रिलेटिव टू ईच अदर, द प्रॉपर्टी दैट रिप्रेजेंट इसको अंडरलाइन करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्लूइड। क्या कहेंगे? फ्लूइडिटी कहेंगे या फिर विस्कोसिटी कहेंगे। तो एक चीज उदाहरण के तौर पर समझ लीजिएगा, देखिएगा समझने के लिए कि आपको ये चीज समझनी है। अरे भाई सही करो इसको। देखो क्या है कि इसको समझना है कि अगर मेरे पास, यहां से समझिएगा, अगर मेरे पास कोई भी लेयर फ्लूइड बाई फ्लूइड मूव कर रही है लेयर, तो यहां से आपको ये देखना है। चलिए अब ये जो लेयर बाई लेयर बात कर रहे हैं, तो अब फ्लूइड कैसा हमेशा फ्लो करता है? हमेशा लेयर बाई लेयर करता है। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो क्या होगी? हमने क्या बोलते कि सबसे जो नीचे बॉटम वाली लेयर होगी वो क्या होगी? एक तरीके से बहुत इतना स्लो फ्लो करेगी जैसे कि वो स्टैटिक कंडीशन में रुकी हो। तो हमने बोल दिया सबसे नीचे लेयर है वो क्या है? एक तरीके से स्टेशनरी। तो हमने इसको पॉइंट जनरेट कर लिया। तो इसका मतलब जब पॉइंट इसको बोल दिया स्टैग्नेशन पॉइंट, या फिर इसको बोल दिया नो रिलेटिव मोशन। मेरी बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हुई सबको? या फिर बोल दिया मैंने नो इसको इतना ही रही है। अब देखिए यहां से कि अब एक चीज और समझिए, अगर मेरी नीचे वाली लेयर है, अगर वो u वेलोसिटी से हो रही है तो ऊपर वाली क्या होगी? u प्लस डेल्टा u से होगी। मतलब ऊपर वाली लेयर का वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी किससे? अब देखिए जब ये नीचे वाली लेयर है तो जो ऊपर वाली लेयर इसको क्या करे? अपोज करेंगे, इनके बीच क्या लग रहा होगा? फ्रैक्शन लग रहा होगा। ऐसे ही कुछ करते करते एक मेरे पास इस तरीके से कुछ जनरेट हो जाएगा। तो इसको चाहो तो ऐसे जनरेट कर लीजिएगा, हमेशा ऊपर बढ़ते जाएंगे वेलोसिटी से। तो इसमें क्या होगा? बहुत सारे ट्राइंगल जनरेट होगा। हमने क्या करा? एक ट्राइंगल यहां पर उठा लिया और इसकी वेलोसिटी हमने मान ली dy, सॉरी हाइट, और एंगल बोल दिया डी थीटा। एक छोटा सा एंगल बोल दिया। अब हमें डिस्टेंस नहीं पता, हमको पता है वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। यानी कि डिस्टेंस जो हो गई, डिस्टेंस छोटे की बात कर रहे हैं तो डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी। तो मुझे पता लग गया कि मेरी डिस्टेंस कितनी आ गई? डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी। हमने बोल दिया कि टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा दिस अपॉन दिस डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई डी वाई। यानी कि टेन थीटा इज अ वेरी स्मॉल, इसको डी थीटा कर लीजिएगा सबसे अच्छा, कि छोटा सा हमने एंगल ले रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। डी थीटा इज वेरी स्मॉल इज इक्वल टू थीटा, या डी थीटा रहने दीजिए, बहुत छोटा एंगल है तो डी थीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए
तो डी थीटा इक्वल्स टू डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा वाई। तो इसको डेल्टा टी को इसके नीचे डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी या इज इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइड बाई डी वाई। तो हमारे पास एक रिलेशन निकल गया। इस रिलेशन का बहुत बड़ा मतलब है, अगर किसी को ध्यान ना रहे तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएस में कई बार पूछा गया रिलेशन, बहुत लोगों को याद नहीं रहता है। ठीक है, तो इस रिलेशन के थ्रू हम बहुत सारी चीजें करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमने बात की डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी या डी अपॉन डी वाई, तो इनमें बहुत सारे क्वेश्चन ईएस में पूछे जाते हैं। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं, आगे बताएंगे कैसे होते हैं। डी अपॉन डी वाई को बोलेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी का होता है रेट चेंज ऑफ एंगल डिफॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। अगर मान लीजिए मेरा फ्लूइड बह रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ एंगल डिफॉर्म हो रहा है, तो उसको क्या बोला, स्ट्रेन बोला। यानी जो मेरा टाउ लग रहा है वो किसके बराबर है, स्ट्रेन के बराबर है। तो टाउ इज प्रोपोर्शनली डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अभी हमने प्रूफ किया, तो इसके यहाँ पर क्या रख दें, ये रख दें डेल्टा थीटा अपॉन क्या, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाने में क्या लगा देंगे, म्यू लगा देंगे, और इसके क्या रखेंगे डी अपॉन डी वाई। तो हमारा फॉर्मूला बन गया, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला बन गया, न्यूटन लॉ का फॉर्मूला बन गया। म्यू को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी। अब टाउ दो चीजों पर निर्भर करता है, मतलब एंगल पर निर्भर करेगा कि आप किसको आसानी से फ्लो करा सकते हैं, हनी को फ्लो करा सकते हैं, वाटर को फ्लो करा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आप वाटर को बहुत आसानी से फ्लो करा सकते हैं, लेकिन आप हनी को फ्लो नहीं करा सकते। अगर मैं बात करूं ग्रीस की, तो आप उसको भी आसानी से फ्लो नहीं करा सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका कारण यह है कि टाउ दो चीज पर निर्भर करता है, उनके एंगल पर। अगर मेरा एंगल ज्यादा है या एंगल कम है, तो इस बात पर निर्भर करेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज लार्ज, मतलब बहुत बड़ा है, तो फ्लो आसानी से हो जाएगा। मतलब जैसे मेरा वाटर हो गया, बिकॉज रेजिस्टेंस इज, उनके बीच क्या लगेगा, घर्षण क्या लगेगा, कम लगेगा, यानी कि म्यू कम लगेगा। एग्जाम्पल तो लगेगा वाटर। ठीक है, अगर मेरा एंगल कम है तो इसका मतलब उनके बीच क्या लग रहा है, म्यू ज्यादा लग रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, लाइक ए हनी, या फिर आप ग्रीस भी ले सकते हो। लेकिन अगर ग्रीस को हम फ्लो कराना चाहेंगे तो पहले हमको गर्म करना पड़ेगा, लिक्विड फॉर्म लेने का, फिर इसको फ्लो कराना पड़ेगा। विस्कोसिटी को मेजर करने का फॉर्मूला, विस्कोसिटी का जनरली फॉर्मूला पूछा था कि विस्कोसिटी किससे मेजर करते हैं, तो विस्कोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। वैसे बहुत सारे मेजरमेंट है, लेकिन जो पूछे गए वो मैंने लिख दिए हैं। रेडवुड विस्कोमीटर, एक इक्वेशन है 0.0022 टी फॉर द टाइम, 1.8 टी, इसको बोलते हैं सेबोल्ट यूनिवर्सल विस्कोमीटर। ये एक बार एसएससी में पूछी गई है और एक बार ईएस में भी पूछी गई है। गेट से करके इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ डिफरेंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम हुक्स लॉ में और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में, हुक्स लॉ आपने जो बच्चे हैं सोम पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हुक्स लॉ इज अ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनली स्ट्रेन। जैसे हमने पढ़ा कि हुक्स लॉ जो है स्ट्रेस के समानुपात है, किसके, स्ट्रेन के। यहाँ पर टाउ जो है किसके समानुपात है, डेल्टा यू अपॉन डी वाई या डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ स्ट्रेन। दूसरा है कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी इज द मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, सो हम इसको ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, द कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पर म्यू से डिनोट करते हैं। ये तरीके से दोनों की समानताएं हैं, और ये ईएस में, एसएससी में, गेट में, सब में पूछे जा चुके हैं इनकी कंपैरिजन। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से लिखकर करने और समझने हैं।